तो दोस्तों फाइनली द फ्लैश रिलीज होने वाली है। डीसी के फैनों का इंतजार खत्म होने वाला है और ऑफिशियल रूप से ये इंडिया के अंदर एक दिन पहले यानी कल के दिन 14 जून को ये ऑफिशियल रूप से सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और बाकी जो कंट्रीज है उनमें इसकी लॉन्चिंग तारीख जो रखी गई है वो 15 तारीख रखी गई है, यानी 15 तारीख शुक्रवार को ऑफिशियल रूप से ये आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। और हिंदी के साथ साथ मल्टीपल लैंग्वेजों में होगी और ये लोकल लैंग्वेजों में भी होने वाली है, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। मल्टीपल लैंग्वेजों में ये डीसी की जो ये मूवी है ये आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ अमेरिका में इसे 16 तारीख को रिलीज किया जाएगा। और साथ ही साथ इसके बारे में बात की जाए तो इसकी टक्कर के अंदर इंडिया के अंदर आदि पुरुष इसके अगले दिन रिलीज होगी, जिसका बजट 63 मिलियन है, यानी तकरीबन 500 करोड़। और इस मूवी का बजट में बात करूँ तो तकरीबन 220 मिलियन, यानी उस आदि पुरुष से यदि इसकी कंपैरिजन की जाए तो 4 गुना ज़्यादा इस मूवी का बजट है। और डीसी की ये मूवी है और वीएफएक्स इसके अंदर तो आप देखते ही हो कि पूरा वीएफएक्स एनिमेटेड होने वाला है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कल के दिन द फ्लैश रिलीज होने वाली है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में आपके बारे में बताएंगे, साथ ही साथ इसे एक्सप्लेन करेंगे, इसकी स्टोरी बताएंगे, साथ ही साथ क्या देखने को मिलने वाला है, और साथ ही साथ इसके प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग और रिलीजिंग से रिलेटेड आपको अपडेट बताने वाले हैं। यदि आप हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया पर नए हो तो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे। तो दोस्तों द फ्लैश के बारे में बेसिक डिटेल्स हम जानना चालू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे द फ्लैश के बारे में। तो ये 2023 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है, डीसी द्वारा इसे बनाया गया है, जो कि डीसी कॉमिक्स के इसी नाम के एक कैरेक्टर पर आधारित है। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और डीसी स्टूडियोज और डबल ड्रीम और डिस्को फैक्ट्रीज द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये डीसी एक्सटेंड यूनिवर्स यानी कि DCEU में 13वीं एक तरह से पार्ट की फिल्म होने वाली है और इराद हैसिन द्वारा निर्देशित और क्रिस्टिन ऑर्टस्टीन की स्क्रिप्ट राइटिंग पर आधारित है। एडी मुसिन द्वारा लिखी गई है और ग्रेजर मिलर ने बैरियन एलन और द फ्लैश के साथ आशा केलर और माइकल सेंस के रूप में, रॉन लीट और मारियन रेड और क्रिस एजोन के साथ माइक्रेट फिल्म में बैरियन के साथ अपनी मां की मृत्यु को रोकने के लिए समय पर वापस जाता है, जिससे कि निरपेक्ष परिणाम सामने आते हैं। यानी दोस्तों वो स्टोरी आपको एक तरह से देखने को मिलेगी टाइम ट्रेवल की, जैसे MCU की जो अभी हाल ही में मूवी आई थी जिसके अंदर जो एक तरह से दुर्घटना को रोकने के लिए जिस प्रकार से एवेंजर्स पिछले समय में गए थे, वैसा ही कुछ इस यूनिवर्स में देखने को मिलने वाला है। और बात की जाए तो इसके डायरेक्शन की तो एटी मुसैती द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है और इसकी राइटिंग क्रिस्टिन हॉल्डेस ने की है। साथ ही साथ इसकी कहानी जॉन फ्रांसिस डेली और जॉन तलकॉल्डस्टीन और जोबी हॉर्टन ने लिखी हैं। साथ ही साथ ये डीसी की कॉमिक्स पर आधारित है। इसे डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से मास्टक्रिट द्वारा किया गया है और माइकल डिस्कॉट द्वारा। साथ ही साथ इसका अंदर अभिनेता यानी एक तरह से एक्टर आपको जो देखने को मिले हैं एर्जा मिलर, साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई कलाकार देखने को मिले हैं जो कि इसके अंदर आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ आशा कैलेस के साथ साथ आपको रोनी लीवडी, मार्विन वेरन और क्रिस क्लिसर और एजेंट ट्रू और माइकल क्रिट भी आपको देखने को मिले हैं। यानी सारे के सारे बड़े कैरेक्टर हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल भी बताएंगे। साथ ही साथ इसमें सिनेमेटोग्राफी जो की है हेनरी ब्रैहम ने की है, साथ ही साथ एडिटिंग जेसन बेल्टन और पॉली मैक्सिन ने की है। साथ ही साथ इसमें संगीत पेंजियन बॉस्विथ ने दिया है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन वार्नर ब्रदर्स पिक्चर, डीसी स्टूडियो और दोरास्टीन फैक्ट्रीज द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इसे वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा वितरित किया जाएगा। 12 जून 2023 को ग्रैम पर चीन रंगमंच पर इसे रिलीज़ किया गया था। साथ ही साथ इंडिया में इसे 15 जून को ही रिलीज़ कर दिया जाएगा और मुख्य रूप से इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 16 जून 2023 को रिलीज़ किया जाएगा। इसकी लेंथ की बात की जाए तो टोटल जो मूवी की लेंथ है एक तरह से मैं आपको बताऊँ तो 144 मिनट है। साथ ही साथ मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे बनाया गया है, उस कंट्री की ये मूवी है और इंग्लिश इसकी लैंग्वेज आपको देखने को मिली है और मल्टीपल लैंग्वेजों में इसे डब किया गया है।
हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम मल्टीपल लैंग्वेज में ये आपको देखने को मिलेगी। और इस मूवी का बजट की बात की जाए तो $200 मिलियन से लेकर $220 मिलियन तक इसे खींच कर बनाया गया है। साथ ही साथ फ्लैश की विशेष वाली एक फिल्म का विकास 1980 के दशक के अंत में शुरू हुआ, जिसमें कई लेखन और निर्देशांक 2014 की परियोजना में जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ इसी के चलते चलते इस पर भी काम चला और कई एक तरह से लोगों द्वारा इस पर काम पर फोकस किया गया। फ्लैश की विशेषता वाली एक फिल्म का डेवलपमेंट 1980 के दशक के अंत में शुरू हुआ, जिसमें लेखन और साथ ही साथ कई लेखकों द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया। साथ ही साथ इसी के देखते देखते आपको ये मुख्य रूप से देखने को मिली और फ्लैश विशेषता वाली एक फिल्म का डेवलपमेंट चालू हो चुका था। 2014 तक परियोजना में कई लोग जुड़े और फिल्म को DCEU के एक भाग के रूप में पुनः विकसित किया गया, जिसमें बिल्डर और शीर्षक चेत के रूप में लिया गया और सेट ब्रीन स्पिन और रिविल फेल्स और जॉन फोर्सी डेली और जॉनथन और गॉडलिन की जोड़ी के साथ कई एक तरह से निर्देशकों के लोगों को विशेष में फिल्म में जोड़ा गया। सभी ने रचनात्मक मतभेद पर परियोजनाओं को छोड़ दिया और मुशेन और हॉर्डन जुलाई 2019 में फिल्म में एक तरह से शामिल हुए और जनवरी 2020 में प्री प्रोडक्शन चालू कर दिया गया, यानी मूवी का प्री प्रोडक्शन चालू हो चुका था 2020 के अंदर। साथ ही साथ इसी के साथ बर्नस स्टूडियोज और लिवेड यूनाइटेड किंगडम के आसपास के स्थानों पर इसे शूट किया गया और द फ्लैश का प्रीमियम 12 जून 2023 को लॉस एंजलिस में ग्रून के चीन थिएटर में हुआ और 16 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे रिलीज़ किया जाएगा। साथ ही साथ इसका डायरेक्शन और कोविड-19 महामारी के कारण पोस्ट प्रोडक्शन असफलताओं के कारण कई बार इसे देरी हुई और इसे रिलीजिंग करने में थोड़ी दिक्कत आने लगी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में और भी डिटेल में आपको बताता हूँ। यदि आप हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल थड़का मीडिया पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे हाथ पर सेट कर दे और साथ ही साथ यदि आपको और भी कोई अपडेट चाहिए तो हमें बता दें। द फ्लैश का प्रीमियम 12 जून को आपको जैसे कि मैंने थिएटर में हुआ, इसी के बाद कई जगह से लीक होने के डर से इंडिया में भी इसे एक दिन पहले एक तरह से रिलीज़ किया गया है। साथ ही साथ बेस की बात की जाए तो बेरियन एलन और द फ्लैश अपनी मां की मृत्यु को रोकने के लिए समय में वापस जाता है। जी हाँ दोस्तों, टाइम ट्रेवल का एक तरह से खेल आपको देखने को मिलने वाला है। बेरी इस दुनिया को बहाल और जनरल से बचाने और अपने ब्रह्मांड में लौटने के लिए अपने छोटे स्वयं एक पुराने बैटमैन को क्रिप्टोन कास्ट ए सुपर गर्ल की मदद करता है। साथ ही साथ इसमें R.G. मिलर बेरियन एल द फ्लैश के रूप में आपको देखने को मिले हैं। सेंट्रल सिटी का एक पुलिस प्रोफेसर एनवेस और जस्टिस लीग का सदस्य जो कि स्पीड ऑफ का उपयोग करके आलोचना गति के आगे बढ़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आशा किलर कार्ड जोर एल्स और सुपर गर्ल्स के रूप में शक्तिशाली क्षमताओं में सुपरमैन के समान पेश के साथ साथ आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ जनरल जॉर्ज के रूप में माइकल सोनस, हेनियल एरन के रूप में रोनल लॉर्डिंग, साथ ही साथ नोरा एलेंस के रूप में मॉर्बिन वेडिन और बेरिन की माँ जिसकी एक तरह से व्यवस्था में हत्या कर दी गई थी। साथ ही साथ बेन अरवेन बैटमैन के रूप में माइकल क्रेट आपको देखने को नजर आया। जी हाँ दोस्तों, बैटमैन भी आपको इसमें देखने को मिलने वाला है और बैनर एल्फेस और बुरी बैटमैन के रूप में DCEU की भूमिकाओं के दौरान है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बेरियन टाइमल्स में वैन का मूल संस्करण और जेटिन लीग का नेता है और निर्देशक एलियन वॉट ने कहा कि चित्रण पर बेरी के साथ साथ उनके संबंधों के माध्यम में फिल्म को प्राप्त भावनात्मक प्रभाव है क्योंकि उसकी माँ दोनों की हत्या कर दी गई थी और फ्लैश के बाद में फिल्म में उनके दर्शन चित्रण के रूप में उनकी पसंदीदा थी। साथ ही साथ अपने संबंधित DCU की भूमिकाओं के दौरान वाले अन्य अभिनेताओं में शामिल होने और जेरन आयन और एल्फ्रेड पेनियन के रूप में थॉम्स और साथ ही साथ गिरेन के रूप में टेमन मोरियन और डैन फ्रीज और वंटरवुल्स के रूप में गैलर गोल्टन आपको देखने को मिले। साथ ही साथ रूटी मैनियंस क्रेम्स और बेरियन के सहकर्मियों प्रोटेन स्पॉट और अल्बर्ट डेनस और चित्रित है और ल्यूस बैड के रूप में फील्डन को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया है। साथ ही साथ इसी के साथ आपको निगोस देखने को मिलने वाले हैं जो कि इस के अंदर मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले हैं। साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई कलाकार हैं, इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ और कोई भी डिटेल है जो कि मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ।
मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में अब हम सारी कुछ जितनी भी डिटेल हमारे पास प्रोवाइड है हम आपको बताएंगे। डीसी कॉमिक्स के चित्रण के अंदर द फ्लैश पर आधारित एक फिल्म का डेवलपमेंट 1980 के दशक के अंत में ही शुरू हो गया था, और जब वार्नर ब्रदर्स पिक्चर के हाथ से पुस्तक लेखन जेफ लोवन ने एक पटकथा लिखने के लिए नियुक्ति की और वार्नर ब्रदर्स ने डेविन एस गोरन को दिसंबर 2004 में द फ्लैश का एक नया संस्करण मिला निर्देशन करने और निर्माण करने के लिए काम पर रखा गया, और उन्हें बैटमैन बिगिन 2005 के लिए अपनी स्क्रिप्ट में उन्हें प्रभावित किया गया, और मार्वल कॉमिक्स पर आधारित फिल्म ब्लेड ट्रेनिंग में उनकी साथ काम करने के बाद गोल्स और वेलिन वेस्ट और द फ्लैश की भूमिकाओं के लिए रैन रोडन को संपर्क किया गया। 2004 के इरादे के लिए चित्रित बेरन एरन एक सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए, और सेवन राइड की स्पाइडरमैन 3 और माइकल ब्रेन और पार्क वेल्थ और जून जॉनसन द्वारा संचालित फ्लैक्स कॉमिक बुक और गैर फिल्मों में लहज में प्रभावित थे। फरवरी 2007 की शुरुआत में गोरिस ने स्टूडियोज के साथ रचनात्मक मतभेद के कारण परियोजना छोड़ दी थी, और साथ ही साथ यही अपडेट निकलकर जब तक बाहर आ रही थी। साथ ही साथ एक विकसित के हिसाब में गोस्टिंग जस्टिन लीग के साथ देखने को मिली, और जॉर्डन लीग और मॉर्टन नामक फिल्म का निर्देशन करने के लिए साइन इन किया गया, जिसमें एडम बॉडी में फ्लैक्स के रूप में काम किया। इसे फ्लैक्स फिल्म सहित परियोजनाओं में सीक्वल और स्पिन कॉन के साथ एक फ्रेंचाइजी की शुरुआत के रूप में देखा गया था। तो दोस्तों इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले ये 12 जून को एक तरह से 2023 को ग्रैम चीन्स स्पॉन्स में एक तरह से रिलीज की गई थी, और साथ ही साथ ये एक फेस्टिवल था, इसके अंदर इसे रिलीज की गई। और साथ ही साथ अब 16 जून 2023 को इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मल्टीपल कंट्रीज में रिलीज किया जाएगा, और इंडिया के अंदर इसकी रिलीजिंग तारीख एक दिन पहले है, यानी हिंदी का वर्जन आपको एक दिन पहले देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए मैं इसकी एक्सप्लेनेशन अभी एक तरह से खत्म ही की हमने, और इसी के साथ अब इसके प्री प्रोडक्शन और साथ ही साथ कास्टिंग के बारे में और डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अब बची हुई जितनी भी डिटेल हैं वो सारी की सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों इसके बारे में मैं बताऊँ तो कोविड-19 महामारी के कारण पोस्ट प्रोडक्शन एक तरह से रोकना पड़ा, और कई बार इसमें देरी हुई, और फिल्म को अपने एक्शन दृश्य और कॉमेडी के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन इससे दर्शक प्रभाव को तीसरा बनने की आलोचनाएं हुई। ये एक तरह से बेस है बेरी एलन द फ्लैश अपनी माँ की एक तरह से मृत्यु रोकने के लिए समय में वापस जाता है, जो उसे मैट हुन्स के बिना एक वैकल्पिक उपस्थिति और पसंद देती है, और बैरन इस दुनिया को बहन जेना जोर्ड से बचाने में अपने ब्रह्मांड को लौटने के लिए अपने छोटे स्वयं एक पुराने बैटमैन के क्रिएटोन और कास्ट एवन सुपर ग्रैन की मदद करता है। साथ ही साथ A.G. मिलर बेरियन एल्स द फ्लैश के रूप में सेल्टन सिटी एक पुलिस प्रोसेसर अभिवेशन और जेटिल लिंक का सदस्य स्पीड ऑफ का उपयोग करते हुए नजर आया है। एक कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। डीसी कॉमिक्स के चित्रण को द फ्लैश पर आधारित एक फिल्म का विकास 1980 में हुआ था, जैसा कि मैंने बताया, और दिसंबर 2004 में फ्लैश का नया संस्करण लिखा और निर्देशन किया। बैटमैन बिगिंस 2005 के लिए अपनी स्क्रिप्ट में उन्हें प्रभाविता मिली, और मार्वल कॉमिक्स पर आधारित फिल्म ब्लेड ट्रेनिंग में उनके साथ काम करने के बाद गोल ने वेल्थ वेस्ट और द फ्लैश की भूमिका निभाने के लिए रेन रेकॉर्ड से संपर्क किया। साथ ही साथ फरवरी 2007 की शुरुआत में गोरिस ने स्टूडियोज के साथ रचनात्मक मतभेद के कारण परियोजना छोड़ दी, और शॉन लेवन क्रिस और बैक्टोन द्वारा लिखे गए एक नए मौजूदे के लिए लेखन और निर्देशन को देखरेख के लिए काम पर रखा गया, जिसमें गैर की पटकथा के तत्वों को इस्तेमाल किया गया। और उसी महीने के अंत में वार्नर ब्रदर्स ने एक के बाद एक विकास की घोषणा की। साथ ही साथ इसे फ्लैक्स फिल्म सहित नियोजित सीक्वेंस और स्पिन ऑफ के साथ एक फ्रेंचाइजी की शुरुआत के रूप में देखा गया। लेविंस ने अक्टूबर 2007 में लाइट एंड द म्यूजिक बैटल ऑफ द स्प्रिंग 2009 के साथ शेड्यूल संघर्ष के कारण द फ्लैश छोड़ दिया, और डेविन डॉल्बिन के निर्देशक को रूप में पदभार संभाला, और विलियम्स पोस्ट द्वारा ध्यान देने वाले फिल्म को जस्टिन लीग और मॉर्टन में स्पिन ऑफ के रूप में विकसित करना शुरू किया। क्रेडिट राइट अगले महीने फिल्म के पटकथा
लिखते हुए नजर आए और जस्टिन लीक और मार्टिन को रद्द कर दिया गया था और वार्नर ब्रदर्स ने द फ्लैश के लिए 2008 में रिलीजिंग की घोषणा की और जुलाई 2009 तक निर्माताओं के रूप में परियोजना में शामिल हो गए। साथ ही साथ रोनेस ने कहा कि स्टूडियो फिल्म सारी झंडी देने के साथ संपर्क विस्तृत नहीं है। हालांकि मेजन ने इसे पर विवाद किया और कहा कि फिल्म योजना के अनुसार आगे बढ़ रही है। जून 2010 में ग्रीन लेटर ने 2011 के लेखन ग्रीन बर्टन और माइकल ग्रीन और मार्क ग्रुएन को द फ्लैश के लिए एक नया उपचार लिखने के लिए काम पर रखा गया और जो कि जॉनसन द्वारा लिखी हाल ही की चलाई गई फिक्शन पर आधारित था जिसे बेरिल एरन द्वारा बनाया गया था। वार्नर ब्रदर्स जुलाई 2019 तक डीसी कॉमिक्स पर आधारित फिल्मों के एक नए साझा ब्रह्मांड की योजना बना रहे थे और 2016 में एक फ्लैक्स फिल्म परियोजनाओं की स्थानीय परियोजना बनी। अक्टूबर 2014 में वार्नर ब्रदर्स के डीसी फिल्म्स ने नियोजित परियोजनाओं में एक स्क्रिप्ट की घोषणा की और नए डीसी एक्सपर्ट यूनिवर्स DCEU का हिस्सा बने। द फ्लैश एक तरह से 2018 30 मार्च को रिलीजिंग के लिए निर्धारित की गई थी, जिसमें एर्जा मिलर बैरन एलर द फ्लैश के रूप में फिल्म में अभिनय के लिए तैयार थे। मिलर्स ने फिल्म पहली बार बैटन वेजन सुपरमैन डॉन ऑफ द डेथ जस्टिन जैसे 2016 में सुपर स्टैंड कोड की भूमिका निभाने के साथ साथ ली और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ ये आपको देखने को मिले। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इनके बारे में और कई डिटेल है जो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मुख्य रूप से कई भूमिकाओं में ये आपको देखने को मिले और साथ ही साथ कई बार इनकी एक तरह से जो परफॉर्मेंस थी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिली। साथ ही साथ अप्रैल 2015 तक फिलिप वॉर्डन और साथ ही साथ और भी लोग इनके साथ जुड़े और द स्टार वॉर्स स्टोर 2018 और निर्देशन करने के लिए फैसला करने के लिए जुड़े और चैट गोल्डविन ईथर ने अक्टूबर 2015 में लॉर्ड क्रिस्टन मिलर्स के उपचार पर आधारित फिल्म लिखने और निर्देशन करने के लिए बातचीत की। फिल्म के साथ निर्देशित पाद क्रंस और रोवन निर्माता डोवन और जैक स्पाइडर कार्यकारी निर्माता के रूप में शामिल हुए। फरवरी 2016 में फिल्म की रिलीजिंग तारीख 16 मार्च 2018 तक आगे बढ़ा दी गई थी। ग्राइम स्पिन ने रचनात्मक मतभेद का हवाला दिया और अप्रैल में इस परियोजना को छोड़ दिया। वार्नर ब्रदर्स ने अपनी पदकथा को बनाए रखने का फैसला किया और उन्हें अभी भी आगे बढ़ने वाली परियोजना में शामिल होने की उम्मीद थी, जबकि लॉर्ड और क्रिस्टोन और मिलर भी निर्माता के रूप में शामिल थे और एक प्रतिस्थापन निर्देशन की तलाश तुरंत शुरू की और री मैकवेल को जून 2016 में निर्देशक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए काम पर रखा गया था। वार्नर ब्रदर्स ने महसूस किया कि फिल्म के लिए मेजन और दस्ती युवा दर्शन के साथ प्रतिद्वंदी हो गए और गहन स्थिति की मौजूदगी में स्क्रिप्ट के साथ संगीत संगत हुआ और फिल्मांकन 2016 में बाद में शुरू होने की उम्मीद थी और यह माना जा रहा था कि निर्देशक परिवर्तन में देरी नहीं हुई थी और फिल्म को महिला प्रधान RTBS को चित्रित के लिए पंचायती की शीर्षक पसंद प्रेशन अवार्ड में ली गई, जिसके साथ उन्होंने डॉप 2015 के साथ काम किया और री ऑरन और लिटी ब्रून की भूमिकाओं के रूप में दोहराया। लेकिन क्लेंसन को जुलाई के अंत में चित्रण के लिए रूप में चुना गया था और उस समय वार्नर ब्रदर्स ने बॉम्ब रेडन 2018 की फिल्म को रिलीजिंग की तारीख दी और द फ्लैश को रिलीजिंग तारीख के बिना छोड़ दिया। अगस्त में रे फ्लिस और साथ ही साथ इसी के साथ आपको बैटमैन वी सुपरमैन जस्टिन और लीग स्टोन के साथ आपको और भी कलाकार देखने को मिले। साथ ही साथ वंडर वुमन्स 2017 और जैटिन लीग के साथ डैन प्रिस वंडर वुमन्स के रूप में अपनी भूमिकाओं को फिर से दोहराने के लिए तैयार हो गए। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं मार्च 2017 में फिल्मांकन एक तरह से शुरू होने से पहले अक्टूबर में प्री प्रोडक्शन शुरू हुआ, जो कि जुलाई में एर्जन मिलर्स की ओर से प्री प्रोडक्शन शुरू हो गया था और अक्टूबर के अंत में स्टूडियोज़ के साथ रचनात्मक रूप से एक साथ आने में सक्षम नहीं होते और साथ ही साथ जो कि अधिकारी परिपक्व दिशा में सहमत थी, जो कि बीएन फिल्म लाने चाहते थे। फिल्म को रोक दिया गया था जबकि स्टूडियोज़ ने एक नए निर्देशक की तलाश की और एजर मिलर्स ने प्रेटिन ब्रिट्स और द क्राइम्स ऑफ द गोल्डविन 2018 की फिल्म की तैयारी की। उस समय के दौरान वार्नर ब्रदर्स ने फिल्म को नई दिशा में ले जाने का फैसला किया और जनवरी 2017 में जॉर्ज हॉर्डन को स्क्रिप्ट के लिए एक पेज और फिर से लिखने पर काम पर रखा गया। उन्होंने मई तक एक मौजूदा
एक तरह से सौंप दिया, जबकि निर्देशांक के लिए स्टूडियोज के शीर्षक विकल्प रॉबर्ट जेम्सन और मैथुन थे। साथ ही साथ दोनों ने परियोजनाओं में रुचि व्यक्त की, लेकिन इसी के साथ साथ इन्हें इस पर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं आ पाई। जिन्होंने पिछले DCU फिल्म में प्रेस वेरियन और बैटमैन की भूमिका निभाई थी। साथ ही साथ इसी के साथ ये भी आपको इस मूवी के एक तरह से साथ में जुड़ते हुए देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं, और भी कई कलाकार थे जो भी इनके साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें एक तरह से जोड़ा नहीं गया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस मूवी के बारे में, और जितनी कुछ डिटेल हमारे पास प्रोवाइड रहेगी सारी कुछ मैं आपसे शेयर करता जाऊँगा। आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ बैटन के बारे में एक अनूठी कहानी बताने के लिए अनुमति दी। कॉमेडी बुक स्टोरियन के साथ एक समय रेखा की खोज करते हुए नजर आए। साथ ही साथ जनवरी 2018 में फिल्म निर्माता जोडी जॉनसन डेलस ने मुख्य रूप से भूमिका निभाई। साथ ही साथ दोस्तों और भी कई भूमिकाओं में आपको कैरेक्टर एक्टर्स देखने को मिले हैं, जिनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन थी। साथ ही साथ इसी के साथ और प्रोडक्शन के बारे में मैं आपको और डिटेल में आपको बताता हूँ। मुख्य रूप से DC स्टूडियोज़ ने इस पर वर्क किया था, और साथ ही साथ 2017 में जॉर्डन हेड ने स्क्रिप्ट के लिए एक तरह से स्क्रिप्ट के अंदर कुछ बदलाव करने के लिए कहा। साथ ही साथ बेरियन एलियर की मूल कहानी बैटमैन को शामिल करते हुए एक यात्रा पर बेस्ड थी, यानी एक तरह से टाइम ट्रैवल आप बोल सकते हो। साथ ही साथ अप्रैल 2020 में फिल्म की रिलीजिंग को 3 जून 2022 तक आगे बढ़ा दिया गया था, और फिर वार्नर ब्रदर्स ने कोविड-19 महामारी के कारण अपना शेड्यूल स्थानांतरित कर दिया। उस जून से माइकल ग्रिड ने बीटन बर्ट, बैटमैन 1989 और बैटमैन रिटर्न्स 1992 से बैटमैन के रूप में अपनी भूमिकाओं को फिर से शुरू करने के लिए प्रारंभिक बातचीत की, और फिशर ने फिल्म को साइब्रोन ब्रदर्स के साथ भी शेयर किया। साथ ही साथ वार्नर ब्रदर्स ने भी इसे साथ में मिलकर किया, और सितंबर 2020 में वर्चुअल DC फैंडॉल इवेंट और एक्सप्लोज द मल्टीवर्स के दौरान बारबन बीसे ने कहानी की फिल्म में DC यूनिवर्स की कई किरदार होंगे, और फ्लेक्स उनके और अगले समय रेखाओं के बीच सेतु का काम करेगा। उन्होंने कहा कि फिल्म का इस्तेमाल पिछली फिल्म की घटनाओं की अवहेलना किए बिना DCE की निरंतर को फिर से शुरू करने के लिए किया जाएगा। और गोल्डन जिन्होंने निर्देशक में बदलाव के दौरान फिल्म छोड़ दी थी, 1 महीने बाद परियोजनाओं में फिर से शामिल होने के लिए बातचीत कर रहे थे, और साथ ही साथ उसी समय में क्लेक्स की भागीदारी की सुनिश्चितता का पता चला। फिल्म की रिलीजिंग को 4 नवंबर 2022 के अंदर इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया था। जिस प्रकार से रिस्पांस देखने को मिला, इसी के देखते देखते इसकी जो रिलीजिंग डेट है वो चेंज होती रही, लेकिन फिर भी कैसे ना तैसे कर इसे एक तरह से शूट किया जा रहा था कंटिन्यूज। साथ ही साथ 2021 में सर्वेंट्स को फिल्म से बाहर कर दिया गया, जबकि फिशर ने भी परियोजना पर काम करने से इनकार कर दिया था। साथ ही साथ केलर्स को 425 से भी अधिक अभिनेताओं के एक समूह से चुना गया था, जिसमें ब्रेन बॉर्गन और रायन जॉनसन भी शामिल थे। मार्च 2021 में विल्सन ने जेटियन लीग्स और अपनी भूमिकाओं को बाद में फिल्म में प्राइम वेस्टर्न के रूप में भी अभिनय करने के लिए नए सौदों पर हस्ताक्षर किया था, और यूनाइटेड किंगडम में कोविड-19 महामारी की भागीदारी के लिए एक चिंता के रूप में, साथ ही साथ इनकी अन्य प्रतिबाधाओं को संतुलित करने के लिए, और कुछ ही समय बाद रोलन लिवेट को क्रूड और हैनर एलिस के रूप में बदलाव के लिए कास्टिंग की गई, जिसमें इयन लोहर को ये युवा बैरन एलियंस और सॉर्बन मोरियन जैक्सन और रूटी मैचुअल में अघोषित भूमिकाओं में शामिल किया गया। फिल्मांकन शुरू होने से पहले ही कीटन को फिल्म से अभिनय करने के लिए पुष्टि की गई, और एंडी म्यूशियन के साथ कीटन का द फ्लेक्स में शामिल होने का निर्णय या कास्टिंग करने का उन्हें भेजा गया, जहां की म्यूशियल ने कहा कि कीटन ने बैटमैन की भूमिकाओं को फिर से दोहराया है। साथ ही साथ इसी के साथ एक प्रोडक्शन कंपनी डबल ड्रीम का गठन किया गया। साथ ही साथ इसी के साथ प्रोडक्शन कंपनी डबल ड्रीम का अध्ययन भी किया गया।
साथ ही साथ प्रिंसिपल फोटोग्राफी 19 अप्रैल 2021 को हुई और वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज लीगन इंग्लैंड में वॉटिंगटन और बेबी एंड सोन के तहत शुरू हुई। हेनर ब्रस ने पहले डीसी के द सुसाइड स्क्वाड 2011 में काम करने के लिए सिनेमाटोग्राफर के रूप में काम किया और मई की शुरुआत में लिंकशेयर और स्पेक्ट में बॉर्गन हाउस में फिल्मांकन शुरू हुआ, जो कि वैन मैगन के लिए साथ ही साथ और भी कई भूमिकाओं में देखने को मिले हैं। साथ ही साथ इसी के साथ 29 जुलाई को एक कैमरा ऑपरेटर द्वारा मोटरसाइकिल पर एक तरह से बैट साइकिल के लिए पीछे शूटिंग करने के बाद फिल्मांकन को रोक दिया गया। साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले और धीरे धीरे से चेंज करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आए। 29 जुलाई को एक कैमरा ऑपरेटर द्वारा मोटरसाइकिल पर, जैसा कि मैंने बताया, शूट किया गया था और तकनीकी रूप से जटिल और हास्य कॉमेडी के रूप में पुस्तक के विभिन्न पाठकों को लिया गया। साथ ही साथ इसी के साथ इस पर चर्चा करते हुए नजर आए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कई कलाकारों को इसके लिए लिया गया था, लेकिन फिर भी एक तरह से थोड़ी देरी होने के बाद भी इसे रोक दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्य रूप से कई कलाकार इसमें देखने को मिले और 18 अक्टूबर 2021 को फिल्मांकन को पूरी तरह से शूट कर लिया गया था। डार्क प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए, क्योंकि ये डीसी की पिक्चर है और हैवी वीएफएक्स तो आपको पता ही होगा किस प्रकार से यूज लिए जाते हैं। अभी हाल ही में इंडिया में एक मूवी रिलीज़ हो रही है आदिपुरुष, आपको पता ही होगा। यदि आप और कंट्री से है तो उसके लिए भी आप इसे देख सकते हो। ये एक तरह से इंडिया की सबसे बड़ी एक तरह से मूवी है जिसके अंदर वीएफएक्स ठीक ठाक ही है, जहाँ तक लोगों का रिव्यू निकल कर आ रहा है उस हिसाब से। और मूवी का बजट है महज एक तरह से मैं आपको बोल दूँ तो $63 मिलियन, यानी कि तकरीबन मूवी का जो बजट है विकिपीडिया पर 500 करोड़ बताया जा रहा है। और इस जो मूवी हम द फ्लैश के बारे में बात कर रहे हैं तो $220 मिलियन, यानी तकरीबन 1000 करोड़ से भी ऊपर की ये जो मूवी है इसे बनाया गया है। तो कितनी एक तरह से इसके डेवलपमेंट और कास्टिंग के ऊपर कितना पैसा खर्च किया गया है और वीएफएक्स एक नंबर है। तो डार्क प्रोडक्शन बहुत ही बेहतरीन आपके लिए होने वाला है। दिसंबर 2021 में माइकल सेंस और एजेंट 2 को मे ऑफ स्टीन 2013 में क्रम से जनरल जॉर्ज और पोरन उल के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए प्रकट किया था। फिल्म के पूर्व से नरसांग फ्रोसिंग डैन और गोल्डिन को भी हॉस्टन के साथ फिल्म के लिए कहानी का श्रेय प्राप्त करने के लिए पुष्टि की गई। और टेमिस मोरियन और जो कि एक्समैन और एक्समैन एंड द लॉस्ट किंगडम 2030 में एक्समैन के पिता थे, थॉमसन करी की भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और फरवरी 2022 में फिल्म में होने की सूचना मिली और मार्च में वार्नर ब्रदर्स ने दृष्टि प्रभाव विक्रेता कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण अपनी रिलीजिंग शेड्यूल को संयोजित किया और फ्लैश को 30 जून 2030 के लिए स्थानांतरित कर दिया गया और एक्समैन और लॉस्ट किंगडम को 2022 में 2023 का स्थानांतरण कर दिया ताकि उन्हें दृश्य प्रभाव के समय पूरा करते समय हो सके। और फ्लैश ने लगभग 25 सदस्य प्रभाव वाले शॉट थे जिनमें पूरी तरह से आवश्यकता थी। और अगले महीने के अंतिम लेकिन क्रेडिट्स के साथ हॉटन और स्कीपन केडिन और डेविन गोल्डन के साथ हेरॉन स्कीप कॉटन साथ ही साथ और भी जगह से दिया गया। और फैमिल्स इवन ब्रेन जोन्स और लॉटन स्क्रॉट मिलियर्स और एजन मिलर और मोरियन और डीसी के साथ ब्लैक एडम 2022 के लिए सेलेखन और एडम स्टेज की गई। साथ ही साथ कॉमिक बुक फिल्म जो कि 2023 में रिलीज़ होगी, इसकी स्क्रिप्ट हाल ही में राइटन ग्रिफ और अमेरिका में डेब्यूज के रूप में प्रस्तुत की गई, जिसमें कुल लेखन 45 शामिल हैं और इसके विकास के लिए विभिन्न चरणों में स्क्रिप्ट और कुछ टिप्पणियों पर मानना था। और सार्वजनिक रूप से माने जाने वाले लेखनों की संख्या के कारण फिल्म द फ्लैश थी, जिन्होंने पहले जोड़ा गया और एजियन मिलर्स ने 2022 के माध्यम में नियमतम रूप पे आधारित अत्यधिक फोटोग्राफी में भी भाग लिया। साथ ही साथ 2022 में एजियन मिलर्स से जुड़ा हुई और विवादस घटनाओं और गिरफ्तारी के बाद वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की अनूठी कंपनी मूल कंपनी ने फिल्म के लिए अलग अलग विकल्पों पर विचार करते हुए बढ़ते दबाव को महसूस करने की शुरुआत की, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इसकी देरी से रिलीजिंग में विवाद बचने में मदद करेगा। और अगस्त में स्टूडियो निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कर रहे थे। यदि मिलर को पेशेवर मदद मिली तो वह अपने व्यवहार की
व्याख्या करते हुए एक साक्षात्कार दे सकेगी और फिल्म के सीमित प्रेस कर सकेंगे, जिसे योजना के लिए उन्हें फिल्म के लिए सभी प्रेस में बाहर रख दिया गया और विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमिकाओं को फिर से तैयार किया जाएगा। यदि मिलर्स के साथ स्थिति और बिगड़ी तो मिलर्स को अंततः उपाय के रूप में रद्द कर दिया जाएगा। फिल्म $200 मिलियन से एक तरह से बड़े बजट के कारण एक तरह से एक अद्भुत कदम था और स्टीवन 7 HBO मैक्स के लिए भी बनाए जा रहे बैडगन थे और स्टूडियोज इस फिल्म में $1 मिलियन को किसी अन्य तरीके के अभिनेताओं के साथ बदलने पर विचार नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें कई कास्टिंग चित्रित करनी थी। साथ ही साथ DEC योजना के लिए कुंजी माना गया था और मेरिन स्कूल की कानूनी परेशानियों के बावजूद स्क्रिप्ट परीक्षण के दौरान अच्छी प्रतिक्रिया मिली और वनस्पति डिस्कवरी के CEO डेविन चेल्सन ने उसी समय कहा कि उन्हें द फ्लैश देखा गया और इसे स्टूडियोज में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और वे इसे सिनेमाघरों में रिलीज करने के लिए प्रतिपादित थे। मिलर्स ने जल्द ही अपने प्रतिभागियों के माध्यम से एक सार्वजनिक माफ़ी जारी की और घोषणा की कि वे जटिल मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे के लिए पेशेवर उच्च उपचार की मांग कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद मिलर्स और उनके एजेंट वर्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ग्रुप के सह अध्यक्ष और CIO माइकल डी लूरकर और पॉपकॉर्न HBO में मिले ताकि उन्हें व्यवहार और परिणाम स्वरूप फिल्म को मिली नकारात्मक सुर्खियों के लिए माफ़ी मांगी जा सके। ये फिल्म के रद्द होने की संभावना से मिलर थी। साथ ही साथ इसी के साथ दिसंबर 2022 में सकारात्मक प्रेक्षण स्क्रीनिंग के बाद फिल्म की रिलीजिंग को 16 जून 2030 तक आगे बढ़ा दिया गया, जबकि हॉलीवुड रिपोर्ट ने बताया कि हेनरी केवल और साथ ही साथ जेनसन अमेरिकन क्रम से सुपरमैन के एक्स-मैन के रूप में केमियो प्रदर्शन के लिए तैयार थे और केविन ने सितंबर में अपनी भूमिकाओं को फिल्माया और स्टूडियोज का आर्थिक तौर पर पात्रों के लिए उनकी भविष्य की परियोजनाओं के साथ केमियो को बनाए रखने पर बहस करते रहे। फिल्म की परियोजनाओं को अभी तक अंतिम रूप दिया गया क्योंकि इसे पिक्चर्स लॉक में प्रवेश करना बाकी था और केवल पर केमन एक बैडन के साथ इसे थंडरबोल्ट्स के रूप में फिल्माया गया। DC स्टूडियोज के बाद जल्द ही काट दिए जाने वाली सूचना मिली और मैन ऑफ द स्टील एंड वंडरवुल्स 1984-2020 के सीक्वल्स के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया और केबल्स को द फ्लैश में उनके केमियो के लिए $250 मिलियन का भुगतान किया गया। इसी के साथ एक तरह से मैं आपको बता दूं 2023 में एफ्लेस से खुलासा किया गया था कि इन्होंने एटन गेट दोस्तों मैं बजट के अंदर थोड़ा एक तरह से मैंने गलत बता दिया है। लगभग इन्हें दिया गया लगभग $25 लाख। जी हाँ दोस्तों, इन्हें $25 लाख दिए गए थे। साथ ही साथ मार्च 2030 में अल्फ्रेड ने खुलासा किया कि उन्हें गर्टन के साथ एक दृश्य फिल्म है जो कि अगले महीने सिनेमा कॉन्स में प्रदर्शित फिल्म में एक इन प्रो कट में दिखाई देंगे, जो कि अंतिम फिल्म नहीं बनी और जिसमें टेलीविज़न श्रृंखला वंडर वू 1975 से 1988 में लीटर काट वंडरवुल्स और सुपरमैन में मार्क बैट के साथ देखने को मिले और बैटमैन 1986 से 1998 से और क्रेन ग्रूस की बेरेन एल्स के पास एयरवन नियंत्रण को रूप में देखने को मिले। फॉल्स मैक्सन और जेंस बेल्टाइड फिल्म के संपादन के लिए रूप में काम आए, यानी एक तरह से एडिटिंग करने में, और ब्लेट पहले एंडी मुस्किन की फिल्म इट 2017 और इट्स चैप्टर 2 2019 पर काम कर रहे थे। मुसीहती की फिल्म का बारंबे के कट एक तरह से लगभग 4 घंटे लंबा था और जिससे प्रभाव DNEG स्कैनिंग VFX और वेटफैक्स द्वारा प्रदर्शित किए जाने लगे, जिसमें जॉन डिजिडेशन पहले DCEO फिल्म के लिए प्रभावित प्रशिक्षण के रूप में काम कर रहे थे। साथ ही साथ दोस्तों मिलर्स ने अक्टूबर 2021 में DC फाउंटेन इवेंट में फैंचर DC इवेंट में फिल्म के साथ पहली फुटेज यानी फिल्म की शो की और एक टीजर के रूप में वर्णीकृत किया। उन्होंने कहा कि इसे देखने में सक्षम होने वाली इस बात का परिणाम है कि फिल्म में वास्तव इसके लंबे और परेशान उत्पादन इतिहास के बाद बनाई गई है। पोनियो ग्रीन ने मैटन पेस में I09 जेम्स में ब्रिटन डोन में फिल्म को मुख्य रूप से लिया। साथ ही साथ इसी के साथ पॉल ग्रीन ने पैड वेंचर और साथ ही साथ दोनों ने फिल्म में एक DC मल्टीन की शुरुआत की और फैशन में प्रकाश डाला। इसके संकेतों के साथ साथ कीटन बेल्टन और संस्करण में कई
एक तरह से खुलासा किया। और मिलर वेरिएंट ने मिलर्स के कई एक तरह से संस्करणों को चित्रित करेगी और फरवरी 2022 के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले। और 2020 में डीसी फिल्म ने स्टेन जिम्स द बैटमैन और ब्लेड एडम और क्वाइमेंस और द लॉस्ट किंगडम में शामिल थे। द फ्लैक्स और एवामेंस में लॉस्ट किंगडम से 2030 तक देरी हुई और वार्नर ब्रदर्स ने एक नई ट्रेलर दिखाया। सिनेमा कॉन्स पैन और किट बैटमैन के लिए उपस्थिति लोगों द्वारा बैटमैन में यू वॉन ग्रेट और बैटन विल्स द्वारा लाइव का पुनः उपयोग किया गया। डीसी कॉमिक्स ने रिकॉर्डिंग लॉर्ड जेन एडियन और जूनियर पेरेस और जेसन हॉर्टन द्वारा कला के साथ केनेथ पोर्टन द्वारा लिखित द फ्लिक्स द फर्स्ट इन मून लय और शीर्षक वाले 3 अंक वाली प्रीफेस कॉमिक सुनिश्चित प्रकाश खास श्रृंखला के 3 अंक जारी किए गए जिसमें लीग की घटनाओं के बाद सेट की गई थी और बैटमैन के फैक्स और फैक्स की शुरुआत दिनों के प्रशिक्षण के दौरान, क्योंकि इन्हें एक तरह से महाखलनायक के रूप में एक तरह से लिया गया था तो इसी पर इसे एक तरह से डिले किया गया। और डेली स्मिक्स रिपोर्ट के द्वारा ट्रेलर को 24 घंटे के भीतर लगभग 100 मिलियन बार देखा गया और कई लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जाने लगा। साथ ही साथ जबकि कोलाइड की कोलियंस के उपयोग में प्रकाश डाला गया और निश्चित रूप से उसी छवि को बेचने के लिए काम पर रखा गया जो कि प्रतीक इसके लायक थी। अप्रैल 2030 में वार्नर ब्रदर्स, डिस्कवरी और ग्लोबल वेंचर्स ने प्रोडक्शन डिवीजन को डीसी ने फिल्म की रिलीजिंग के लिए मेलफोन के लिए फ्रेंचाइजी श्रृंखला के साथ काम किया और साथ ही साथ लिंड फिलोन रूबियन द्वारा प्लेसमेंट और फिनिश को ज्योति शामिल किया। ये भी घोषणा की कि वह फिल्म की रिलीजिंग के साथ एक दृष्टि साथ होगी जिसका शीर्षक द फ्लेक्स द ऑडिशन बेचन और कैंपन और स्पोर्ट सेंफोर्स था। 24 अप्रैल 2023 को सिनेकॉन्स ने फिल्म का एक प्रोग्रेट कट दिखाया गया जिसमें एक ट्रेलर था और पोस्ट को उसी दिन ऑनलाइन जारी किया गया। पॉर्निंग वॉच में जोसिंग रिवन और नॉट एंड विथ थे। टीजर की ग्रीटन और बैटमैन पर बहुत अधिक केंद्रित थी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में और जितनी कुछ डिटेल हमारे पास प्रोवाइड होगी वो मैं बताऊंगा। रिलीजिंग से रिलेटेड बात कर लेते हैं। द फ्लैश का प्रीमियम 12 जून 2023 को लॉस एंजल्स में ग्रून के चीनी थिएटर में हुआ। इसे वार्नर ब्रदर्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 16 जून 2001 से 23 को रिलीजिंग के लिए घोषित किया। फिल्म को शुरू में 23 मार्च 2018 को रिलीजिंग के लिए निर्धारित किया गया था जब वार्नर ब्रदर्स ने अपनी पहली बार DCU फिल्म को अपनी सूची की घोषणा की थी। इससे पहले इसे 16 मार्च को स्थानांतरित कर दिया गया था और फिर जुलाई 2016 के अंदर एक तरह से इसे रिलीजिंग की तारीख को टॉटरेट की गई थी और द फ्लैश को जुलाई 2019 में एंट्रीब्यूशन की भर्ती के बाद में रिलीजिंग तारीखें निर्धारित की गई जिसे फिल्म को 1 जुलाई 2022 को रिलीजिंग के लिए निर्धारित की गई थी। साथ ही साथ 4 नवंबर 2022 तक विलंबित कर दी गई थी क्योंकि वार्नर ब्रदर्स ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने रिलीजिंग शेड्यूल को स्थानांतरित कर दिया और सकारात्मक परीक्षण और स्क्रीनिंग के बाद इसे एक सप्ताह आगे बढ़ाकर 16 जून 2030 एक तरह से करने से पहले वार्नर ब्रदर्स ने 10 से प्रभावित विक्रेताओं को अपलोड पर हमारी प्रभाव को देखते हुए फिर से 30 जून 2030 को रिलीजिंग के लिए निर्धारित समायोजित किया। ये फिल्म अपने पहले सप्ताह में एक जैसे 58 गैर बाज़ारों में और बाद में अतिरिक्त 65 देशों में रिलीज़ की गई है। तकरीबन 65 देशों, जी हाँ दोस्तों, तकरीबन कई कंट्रियाँ जिसमें कवर हो चुकी है जहाँ पर ये आपको मूवी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में द फ्लैश एनिमेटेड और द ब्लैक लिंक्स के साथ जारी की जाएगी और इसके शुरुआती सप्ताह में लगभग 58 से 80 मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया जा रहा है। 155 से 65 मिलियन डॉलर की वैश्विक ओपनिंग के साथ इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 80 से 85 मिलियन शकल होने की उम्मीद भी की जा रही है। यानी ये एक तरह से अंदाज़ा है जिस प्रकार से मूवी को एक तरह से बनाया गया है तो कंफर्म इतना तो ये पार कर ही देगी। साथ ही साथ बाकी इस मूवी के एक तरह से VFX और स्टोरी के ऊपर हैं। द फ्लैश इसके एक्शन, दृश्य और हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन इसे CEIO और तीसरे अधिनियम के तहत इसकी आलोचना की गई।
साथ ही साथ 36 आलोचनाओं के आधार पर फिल्म को 100 में से 61 का स्कोर दिया। आमतौर पर अनुकूल समीक्षा है, यानी ठीक ठाक ये एक तरह से रेटिंग के साथ रिलीज की जा रही है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं डीसी एक तरह से यूनिवर्स के बारे में, जिसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कौन कौन सी फिल्म आपको देखने को मिली, साथ ही साथ रिलेटेड और भी जितनी डिटेल हैं सारी की सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। डीसी एक तरह से यूनिवर्स के बारे में हम बात करते हैं, जिसका नाम है डीसी एक्सटेंड यूनिवर्स। एक अमेरिकन मीडिया फ्रेंचाइजी और एक यूनिवर्स है जिसे डीसी स्टूडियोज द्वारा निर्मित किया गया है और वनस पिक्चर द्वारा वितरित सुपर हीरो फिल्म टेलीविज़न श्रृंखला की एक रूप से केंद्रित है। ये डीसी कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित अमेरिकन कॉमिक बुक में दिखाई देने वाले पात्रों पर आधारित है। डीसीई में कॉमिक पुस्तक, लघु फिल्में और उपन्यास से वीडियो गेम भी शामिल है। कॉमिक में मूड डीसी यूनिवर्स की तरह डीसीयू की स्थापना ने प्लॉट तत्वों और सेविंग कलाकारों और पात्रों पर पार करके की गई है और ये बनाई गई है वनस ब्रदर्स पिक्चर द्वारा और मैन ऑफ स्टील 2013 और इसके एक तरह से मालिक वनस एक तरह से ब्रदर्स डिस्ट्रीब्यूशन है। 2013 से वर्तमान तक इसे एक तरह से बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ मल्टीपल यूनिवर्स की मल्टीपल मूवीज आपको देखने को मिली है। वनस ब्रदर्स के 2003 से फिल्मों में डीसी कॉमिक्स के विभिन्न सुपर हीरो को एक साथ लाने की परियोजना थी, जब वह वोल्कन पीटर्स और सुपरमैन बैटमैन फिल्म फ्रेंचाइजी के लिए क्रॉस ओवर को निर्देशन करने के लिए तैयार थे। 2008 में नियोजित स्टिंग ली की फिल्म को रोक दिया गया था और 2021 की फिल्म ग्रीन लैंटर्न की महत्वपूर्ण और व्यापारिक निशान के कारण प्रारंभिक ब्रह्मांड की योजना को ख़त्म कर दिया गया और वनस ब्रदर्स ने 2013 में एक साझा ब्रह्मांड की स्थापना की। डीसीईयू की शुरुआत में मैन ऑफ स्टील 2013 साथ ही साथ देखने को मिली, जो कि सुपर हीरो फिल्म श्रृंखला की रिबूट है। इसके बाद बैटमैन बेनाम सुपर हीरो डॉन्स ऑफ द स्टिंग 2016 आई, जिसे बैटमैन फिल्म साथ ही साथ इसी के साथ 16 जून 2023 को मुख्य रूप से एक तरह से सफारी द्वारा निर्जित डीसी यूनिवर्स फिल्म को टेलीविज़न श्रृंखला में एकीकृत किया गया और हालांकि म्यू डीसी 20 दिसंबर 2023 को एक्वामैन और लॉस्ट किंगडम की रिलीजिंग को एक तरह समाप्त हो गए। डीईसीयू एक तरह से तकनीक 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म की फ्रेंचाइजी है से वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 6.3 बिलियन से भी अधिक की कमाई की है। इसकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एक्स-मैन ने दुनिया भर में 1.15 बिलियन से भी अधिक की कमाई की है, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली डीसी कॉमिक्स पर आधारित फिल्मों में से एक है। आलोचनाओं और प्रशंसाओं के बीच फ्रेंचाइजी के स्वागत आमतौर पर मिलता जुलता है और इसी के साथ फिल्म में इनके बारे में बात की जाए तो सबसे पहले आपको डीसी की पहली फिल्म देखने को मिली मैन ऑफ स्टील। साथ ही साथ 25 मार्च 2016 को बैटमैन बी सुपर डॉन ऑफ जस्टिस, 5 अगस्त 2016 को एजघात दस्ते और साथ ही साथ इसी के साथ आपको बैटमैन बी सुपर डाउन ऑफ द जस्टिस और सुसाइड स्क्वाड और साथ ही साथ 2 जून 2017 को वंडर वुमन, साथ ही साथ जस्टिस लीगन 17 नवंबर 2017 को और 21 दिसंबर को एक्वामैन। जी हाँ दोस्तों, एक्वामैन का अगला पार्ट भी आपको एक तरह से कंफर्म देखने को मिलेगा और इस पर भी हम जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ साजिमा और साजिमा की एक तरह से मूवी आपको अपकमिंग भी देखने को मिली थी और बर्ड्स ऑफ द प्री एंड द फॉर बॉस और एमियट इन द हॉर्बी 7 फरवरी 2020 को आपको देखने को मिली और वंडर वुमन 1984 25 दिसंबर 2020 को आपको ये देखने को मिली। साथ ही साथ 21 मार्च 2021 को जेकी सेंडर जस्टिस लीगन और द सुसाइड ऑफ स्क्वाड आपको 5 अक्टूबर एक तरह से 2021 को देखने को मिली और ब्लैक एडम जो कि हाल ही में देखने को मिली थी, ये आपको 21 अक्टूबर 2022 को देखने को मिली और साजिमा फ्री ऑफ द गॉड्स 17 मार्च 2023 को ये आपको देखने को मिली है। साथ ही साथ इसकी अपकमिंग मूवी जिसके बारे में हम जान रहे हैं मैन ऑफ द स्टील 2013 के बारे में अब हम जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सभी के बारे में और यूनिवर्स के बारे में भी मैंने आपको कई डिटेल बता दी। साथ ही साथ इस यूनिवर्स के बारे में भी हम कई चीज़ें जान चुके हैं। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात कर दिया और साथ ही साथ टेलीविज़न सीरीज़ आपको
ये 17 फरवरी 2023 को पे एक तरह से आपको जो सीरीज़ देखने को मिली जिसका नाम था पीस मेकर्स। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये आपको देखने को मिली, डीसी के अंदर ही ये सीरीज़ आती हैं। साथ ही साथ दोस्तों और बहुत सारी डिटेल हैं, कैरेक्टरों के बारे में डिटेल है जो कि हम अगले पार्ट में करेंगे। जितने कैरेक्टर हो पाएंगे उन सभी के बारे में डिटेल अभी जानेंगे। तो सबसे पहले इसे एक तरह से जो अभिनेता इसमें देखने को मिल रहे हैं जो कि एक तरह से मैन द फ्लैश का रोल निभाने वाले हैं एजेंट मैथन मिलर। 30 दिसंबर 1992 को इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता हैं और इनके बारे में भी हम सारी डिटेल जानने जा रहे हैं। आफ्टर स्कूल 2008 में एक तरह से इन्हें जाना जाता है इनके लिए। इसके बाद उन्होंने ड्रामा वी नीड टू डॉग आउट केवल 2011 और द पर्क्स ऑफ द विंग्स और पॉप फ्लोर्स 2012 भी अभिनय हैं। साथ ही साथ 30 दिसंबर 1992 को आज इनकी जन्म हुआ और आज इनकी उम्र आज 30 साल है। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में ये 2007 से वर्तमान तक काम कर रहे हैं। कॉमेडी ट्रेंड वर्क 2015 में सहायक भूमिकाओं के लिए मिलर और फेस्टन बिस्टन और फतासी फिल्म फेस्टिवल बीच एंड हेवल टू फ्राइडे डेज 2016 में और फैट बीच स्टीन और द क्रीज ऑफ द ग्रीवर्ड 2018 में और फैटिंग बीच द स्क्रिट और कैडन बेरियन की भूमिकाओं के लिए इन्हें जाना जाता है। 2020 में मिनी सीरीज द स्टैंड पर उनकी आवर्ती भूमिका थी। मिलर ने डीसी एक्सप्लोर यूनिवर्स में फ्लोस खेला और जिसमें जेटेल लीक्स 2017 और द फ्लेक्स 2023 शामिल थी। मिलर्स का ऑफ स्क्रीन ऑफ जीवन की कई विवादों और कानूनी मुद्दों से जूझना पड़ा और 2022 के बाद उन्हें अव्यवस्थित आचरण और उत्पीड़ना मामलों के लिए चोरी करने का आरोप लगाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप कई व्यापारिक रूप से उन्हें गिरफ्तार को दृढ़ दिया। उन्हें एक नाबालिग को छेड़ने का भी आरोप लगाया गया था। साथ ही साथ एजेंट मैथन मिलर के जन्म 30 सितंबर एक तरह से 1992 को हुआ। जैसे कि मैंने बताया उनकी 2 बड़ी बहनें हैं जिनका नाम सेया और कैटलिन है। उनकी माँ कॉट ब्रियन एक आधुनिक नर्तकी है। साथ ही साथ मिलर्स की पहचान युद्ध के अधीवर्ती के रूप में हुई। साथ ही साथ 16 साल की उम्र में आफ्टर स्कूल की रिलीजिंग के बाद स्कूल छोड़ दिया इन्होंने। साथ ही साथ फिल्म में मिलर्स का कैरियर 2008 में एंट्रोनिस कैप्रियन और ऑर्टन के साथ शुरू हुआ। एक बॉन्डिंग स्कूल में किशोर की भूमिका निभाई जो कि गलती से 2 सहपाठियों की निश्चित दावों से संबंधित मौत की फिल्मांकन थी और फिर इसे नकारात्मक वीडियो बनाने के लिए भी कहा गया। तो दोस्तों इस मूवी को पहले 16 मार्च को एक तरह से रिलीज करने के लिए तारीख टॉप की गई थी, लेकिन इसके बाद इसे डिले कर दिया गया। और मैं आपको बता दूं जुलाई 2019 में एडी के साथ साथ इसे एक तरह से बनाने का प्रयास चल रहा था, यानी एक तरह से इस पर बात चल रही थी और इसी चलते चलते 4 नवंबर 2022 तक इसे डिले कर दिया गया और फिर इसी के बाद कोविड-19 आने के कारण इसमें रुकावट हुई और इसी के चलते चलते ये एक तरह से बनाई गई। और जैसे कोरोना खत्म हुआ इसकी एडिटिंग और सब कुछ वीएफएक्स पे जो काम है वो एक तरह से पूरा हो चुका था। साथ ही साथ इसकी रिलीजिंग से रिलेटेड जितनी कुछ डिटेल है वो भी हमने बताई है और प्री प्रोडक्शन के बारे में भी हमने बताया है, साथ ही साथ और भी डिटेल बताई है। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये एक तरह से बैटमैन का इसके अंदर एक तरह से आपको किरदार देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ इसके जो कैरेक्टर है उन सभी के बारे में कुछ डिटेल है जो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अब तक हमने इसकी स्टोरी, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बारे में जान लिया। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा यदि आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नए हो तो तड़का मीडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कर दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब कुछ कास्टिंग बाकी है उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल हम तो दोस्तों इनके बारे में और डिटेल है जो मैं आपको बताता हूँ। रैंड 2023 की इसी नाम की एक उपन्यास लीरर मैच द्वारा अनुमतित थी और निर्देशित की गई थी। टेलीविजन में मिलन और शेड्यूल हिट कॉमेडी रिलीज कैलिफोर्निया में डेनियन में भूमिका निभाई। इसके बाद वो सैतरों के लिए टेकर ब्यूरेन और रूफ रोजन पेस में दिखाई दी। 2012 के उपन्यास द पार्क्स ऑफ द बीन एंड ऑर्चर्ड में फिल्म का रूपांतरण हुआ। मिलर्स ने लॉकन ब्रेन के साथ पेटिन की भूमिका निभाई और एमा वॉर्टन और मिलर को 2011 की शुरुआत में बैड सेंस ऑफ द एंड स्टैंड फादर
द्वारा संगीत रिकॉर्डिंग और गायन ड्रीमिंग और प्रोडक्शन का श्रेय दिया गया। और बैंड एक तिकड़ी थी और जिसमें डीरन लॉस और साथ ही साथ ज्यूसन और बैंड मुख्य रूप से देखने को मिले। 2019 में बैडन ने रूस्केट और डोस द्वारा डॉग चा और एक कवर जारी किया जिसमें ब्लेयर इसकी संगीत वीडियो में दिखाई दी थी। साथ ही साथ मिलर्स ने 2016 की फिल्म फेस्टिवल बीस्ट एंड द एवर टू फाइंड में देम क्रोडेन ब्रुएन की भूमिका निभाई, जो कि हेरिन फोर्ड फिल्म श्रृंखला का स्पिन ऑफ है। उन्हें फिल्म की सीक्वेंस और फाइटिंग बीस्ट और द क्राइम्स ऑफ ग्रेडिन में भूमिकाओं के लिए दोहराया गया। और नवंबर 2018 की रिलीज शुरू हुई कैप्टन बीस्ट और स्किन ऑफ द डेबर डोड में, और मुख्य रूप से जो अप्रैल 2022 में रिलीज हुई थी। मिलर बेरियन एकल और वनस्पति में फ्लेक्स के रूप में चित्रित करने और वे स्टैन लॉज फिल्म द फ्लेक्स के किरदार निभाने के लिए तैयार है, जो कि 2023 में रिलीज होगी। मिलर्स ने 2018 में मूल पूर्व फिल्म और कॉमिक कॉन में भाग लिया, जिसे एक तरह से डीसी कॉमिक्स फ्रेंचाइजी फिल्म जस्टिस लीग में अपनी चित्रण के लिए प्रतिनिधित्व किया गया। साथ ही साथ 2020 में उन्होंने एयरबोर्न में केमेन उपस्थिति के लिए फैक्शन की भूमिका निभाई और दोहरे विदेशी गठन और अंत पृथ्वी पर संकट जैसी कई मूवीज थी। साथ ही साथ दिसंबर 2020 में मिलर्स ने उसी नाम के स्टीफन किंग उपन्यास पर आधारित पैरामाउंट टेलीविजन मिनी सीरीज द स्टैंड में टैक्समैन में चित्रित की। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी और इनके बारे में और भी कई डिटेल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2010 में मिलर्स ने जी योर्टन को डेट किया और जबकि वह गॉर्वन के साथ थी। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इनकी फिल्मोग्राफी सबसे पहले आपको 2008 के अंदर देखने को मिली आफ्टर स्कूल, सिटी इन स्लैडर, साथ ही साथ बेवर द ग्रीन, और साथ ही साथ 2010 में एवरीडे और बास्टिंग बाल्क, साथ ही साथ वी नीड टू टॉक अबाउट द कैनवी, साथ ही साथ द प्रीकर इन द बिनिंग एंड द वॉल्फर, मैडन ऑफ द बॉर्बन, द स्टीवर्ड और प्रिन एक्सपेरिमेंट और 10 वीकर, बैटमैन वे, सुपरमैन ब्राउन ऑफ द जस्टिस, सोडियस इक्वाड और फैंटेसी बिट्स एंड द वेयर ऑफ द फैंटेयर, साथ ही साथ फैंटास्टिक बिट्स, साथ ही साथ जेकी सैंडबार और फैंटास्टिक बिट्स जैसे कई मूवी में बैक टू बैक देखने को मिले। साथ ही साथ द फ्लैश इनकी अपकमिंग मूवी है, टेलीविजन शोज में भी कई बार ये आपको देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों अब हम जानने वाले हैं इस एक तरह से मूवी के अगले कैरेक्टर के बारे में, जो कि इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिले हैं। एक तरह से बहुत अच्छी खासी इन्होंने भूमिका निभाई है। मैं बात कर रहा हूँ एक तरह से इस मूवी के अंदर माइकल सोनस, एक तरह से जिन्होंने इसमें रोल निभाया है। 7 अक्टूबर 1975 को जन्म हुआ एक अमेरिकन अभिनेता है। वह सांग जेफ निकोल के साथ लगातार सहयोगी है और निकोल की फिल्म शॉट ऑन स्टेज 2007 और टेक ए सोडल 2011 और मर्डे 2012 और मिडनाइट स्पेस और वॉल्गिंग 2016 में दिखाई दी। शेंसन ने रेबल्स रोड 2018 और साथ ही साथ नॉट ट्रेन और एनिमल्स 2016 के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताओं के लिए नामांकन के लिए 2 अकादमिक पुरस्कार मिले। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और जितनी कुछ डिटेल होगी सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा। मुख्य रूप से इन्हें माइकल कॉर्बन सोन्स के नाम से जाना जाता है। 7 अगस्त 1974 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन आज इनकी उम्र 48 साल है। लेगिस्टन पैटिन यूएसए में जन्मे। मुख्य रूप से ये एक एक्टर हैं, साथ ही साथ निर्माता हैं। 1992 में से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और कैटिंग वैसे 2018 में इनकी जीवन साथी यानी इन्होंने शादी की है इनसे। और सोनियस का फिल्म डेब्यू ग्राउंड को डेड 1993 में शुरू हुआ। वह है 8 मई 2002 और बैड बोन्स 2003, बॉन्ग 2006, रिफोर द डेविन नोट्स इन द आर डेड 2007, साथ ही साथ बैड स्पैटिन पॉट ऑफ द कोलिन ओरिजिन 2009, द आइसमैन 2012 में दिखाई दिए, प्रीशियस 2012, द नाइट बिफोर 2015, इवन एंड द स्किन 2016, नाइट आउट 2019 और ब्लैक ट्रेन 2022, एम्प्टर्ड 2022। उन्होंने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में जनरल जोड की भूमिका निभाई। फिल्म में मैन ऑफ स्टीफन 2013 और बैटमैन बेनाम सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस में 2016 में और द फ्लैश 2030 में भूमिकाओं को फिर से निभाया। साथ ही साथ 2016 में उन्होंने यूजी ओनील्स की लॉग डेजन जेनियन और साथ ही साथ 2016 में पुनर्निर्माण के रूप में देखने को मिले। और साथ ही साथ बॉर्डबैक एम्पायर 2010 से 2014 में लेस एंड बेरियन डैन के रूप में मुख्य भूमिकाओं में जुड़ते हुए नजर आए।
साथ ही साथ दोस्तों इनकी और डिटेल के बारे में बात की जाए तो सेनन का जन्म लेडी इन फ्रेड में बॉर्डन में हुआ। और साथ ही साथ इनके और करियर के बारे में बात की जाए तो सेनन की पहली फिल्म हेरियन मॉम ध्रुवे गीत और हाउस ऑफ द पैन संगीत वीडियो में प्रमुख किरदार थी, जहां उन्होंने एक पेशावर किशोर की भूमिका निभाई थी जो कि अपने अपमानजनक घर से भाग गया था। सेन ने सिकॉन में मंच पर प्रदर्शित किया, जहां उन्होंने ए रेडियन डॉक्स थिएटर में खोजने में मदद की। और साथ ही साथ 1993 में मैनन में शादी के दूल्हे के रूप में कॉर्डन में द फिल्म की शुरुआत की, जिसमें सैन पास हार्बन आर्ट फैन और साथ ही साथ सॉनसन 2006 में लेटन ग्रोट्यूड और फ्यूचर में दिखाई दिए, जहां पर उन्होंने एक जेलर सेहते और वेचेस समूह के नेता लॉर्डन के चित्रण किया। वह लंदन में फैट स्टीन और बैंड के निर्माण में दिखाई दिए। 2008 में सिंचन ने लॉर्बिन थिएटर कंपनी द फ्लेबिश थिएटर द्वारा प्रस्तुत स्टीफन एट एंड ग्रिड में प्रदर्शन किया। साथ ही साथ 2008 में उन्होंने लियोड बोर्कन ऑफ द केटिन स्पेंड में रोमांटिक ड्रामा सीरीज रेबल रोड में अभिनय किया। साथ ही साथ HBO में फैट एंड ब्रिज के साथ भी अभिनय करते हुए नजर आए। साथ ही साथ दोस्तों और भी कई डिटेल है इनके बारे में मैं बताता हूँ धीरे धीरे कर 2017 में इन्होंने चैनल लीग इन डेड के साथ रोमांटिक फैंटास्टिक फिल्म द शो ऑफ द वॉर्टन की। और सोनस 2030 में वनस वर्ल्ड द्वारा रिलीज की जाने वाली द फ्लैक्स में जनरल जॉर्ज के रूप में अपनी भूमिकाओं को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अप्रैल 2022 में अमेरिकन त्रासदी और वॉक 10 के शीर्षक में देखने को मिले। 2030 में पैरामाउंट प्लस पर प्रीमियम के लिए सेट की गई हैं। ये पैरकोट और पैरबंड के साथ साथ उभरते हुए देशभाव आंदोलन के नतीजे के साथ है। और 16 अप्रैल 2030 को शो टाइम का प्रीमियम किया जाएगा। इनकी फिल्मोग्राफी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, सारे के सारे जितनी हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ग्राउंड डेज इनकी 1993 की सबसे पहली मूवी थी। चैन रिएक्शन 1986, चिंगो क्रैब 2097 और द राइडर 1999, 2000 के अंदर ट्रिगलैंड, चीनी बी डेंटन और मूटिन जैसी फिल्में की। और माई पोर्टन साउथ 2001, वैनियन स्काई 2001, हाई क्रीम्स 2002 और 8 मिलियन और कैंगन जेंक्स और बैड बॉय सेकंड और ग्रैंड थीफ ऑफ पार्सन्स और वाटर और क्रैम्स और डेड ब्राइड जैसी कई फिल्मों में देखने को मिले। पग और वॉट द ट्रेन सेंटर, लेट इस गो द प्रीज और मार्वल्स के अंदर भी मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले। साथ ही साथ द मिसिंग पर्सन, बैड लैगिन ऑफ द पार्ट ऑफ द कैरन ऑर्लेड और द ग्रेटेस्ट और माय सन व्हाट हैव यू जैसी कई मूवीज में आपको देखने को मिले। साथ ही साथ मड, प्रीमियम रस और आई क्रीम और मैन ऑफ द स्टील, द हार्वन और यंग वंस और द क्रीड टारगेट में भी आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले। द नाइट बिफोर और कंप्लीट कैनाव जैसी कई फिल्मों में। साथ ही साथ वॉलवेस 2016 में आपको देखने को मिले। साथ ही साथ लविंग और सॉल्ट ऑफ द फायर, साथ ही साथ द शेप ऑफ द वाटर और द करंट वार, साथ ही साथ पॉजिटिव व्हील्स और 12 फॉरगन और साथ ही साथ स्टेन लाइक स्लिप और कैनवस आउट और द क्यूर में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले। साथ ही साथ द लिटिल वाइट लिस और एनियल लॉरन और द फ्लैश और द एंड इनकी अपकमिंग मूवी है जो कि आपको देखने को मिलने वाली है। और द बाइक राइडर्स, जी हाँ दोस्तों, जो मूवी आपको अपकमिंग देखने को मिलने वाली है उनके बारे में भी मैंने बड़ी अपडेट बता दी है। तो इसी बात पर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले। साथ ही साथ जिस भी मूवी या सीरीज के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने द फ्लैश के बारे में जाना, इस मूवी की एक तरह से रिलीजिंग डेट जानी, कौन सी लैंग्वेजों में रिलीज हो रही है और साथ ही साथ इंडिया के अंदर ये मल्टीपल लैंग्वेजों में देखने को मिली है। साथ ही साथ दोस्तों इसकी प्री प्रोडक्शन कास्टिंग और इसकी और भी अपडेट है और इसका अगला पार्ट कंफर्म आपको देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी हमने बात की और जितनी कुछ डिटेल हो सकती थी यानी कि इस मूवी से रिलेटेड सारी की सारी मैंने आपको बताई। और यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो या इस पर कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट कर दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे
यूट्यूब चैनल पर जाकर और भी किसी सीरीज की या मूवी के बारे में जानना हो, चाहे वो कोई सी भी OTT प्लेटफॉर्म की हो, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उनकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो, साथ ही साथ रिव्यू और प्री प्रोडक्शन कास्टिंग के रिलेटेड जो वीडियो है, फैक्ट से रिलेटेड वीडियो है, वो सब हम एक ही वीडियो में कवर करते हैं। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखोगे तो हमेशा लॉन्ग वीडियो आपको मिलेगी, जिसके अंदर चारों पांचों चीजें हम कवर कर देते हैं। हम ऐसे अलग अलग वीडियो नहीं बनाते, सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर लेकर आते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप में से कितने लोग द फ्लैश को पसंद करते हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या आप उससे देखने जा रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।